हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का जो लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बच्चों वो मिसलेनियस एक्सरसाइज से ही आते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दिया हुआ है द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स। एक रिलेशन है बच्चों जो हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर, ये देखो एक फंक्शन की दो दो डेफिनेशन है। ऐसे समझो एक फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर से भी आ सकता है और 3x से भी आ सकता है, कंडीशन दी हुई है। इसी तरीके से एक दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है जी फंक्शन, और उस फंक्शन के लिए भी दो दो डेफिनेशन है। मतलब जी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर से भी आ सकता है और जी एक्स का वैल्यू 3x से भी आ सकता है। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे कह रहा है आप ये प्रूफ करो कि ये जो f है, ये जो f है ये तो फंक्शन है पहला वाला, बट जो दूसरा वाला है वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे हम करेंगे समझिएगा जरा। देखिए, एक फंक्शन की वैल्यू, जैसे आपने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू, कुछ भी ले लो आप, 2x ले लो। ठीक है, आप x की जगह 1 रख रहे हो तो कहाँ पे रख रहे हो, यहाँ 2x में। आपको आ जाएगा 2 × 1 = 2। आपने 2 रखा तो 2 × 2 = 4। मीन जैसे जैसे आप इसमें वैल्यू रखोगे आपको अलग अलग वैल्यू मिलती रहेंगी, क्योंकि एक ही टाइप का फंक्शन। बट जब एक ही वैल्यू दो दो जगह से मिले, जैसे फंक्शन अपनी वैल्यू को कहाँ चेंज कर रहा है, एक चीज समझो। देखो, जीरो से लेके एक कंडीशन दी है उसने हमें कि x का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है और 3 से छोटा या 3 के इक्वल हो सकता है। मीन्स x का वैल्यू 3 हम रख सकते हैं एक्स स्क्वायर के लिए भी, और यहाँ भी देखो x का वैल्यू 3 यहाँ भी रख सकते हैं। 3 एक ऐसा वैल्यू है जो एक्स स्क्वायर में भी आ सकता है और 3x में भी आ सकता है। मतलब एट 3 फंक्शन की दो दो डेफिनेशन है बच्चों। x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो उसके लिए कंडीशन है एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो उसका आंसर हमें एक्स स्क्वायर से मिलेगा। बट जब x का वैल्यू 3 है तो 3 में हम कंफ्यूज हैं कि उसका आंसर आपको एक्स स्क्वायर से निकालें या फिर 3x से निकालें, क्योंकि x3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है हमें। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे एट x = 3। ठीक है, जो एक ऐसी वैल्यू जहाँ पे दो दो डेफिनेशन है, वहीं से हमें चेक करना होता है कि वो फंक्शन है या नहीं है। क्योंकि एक वैल्यू पे अगर दो आउटपुट आते हैं तो वो फंक्शन नहीं है, और एक ही वैल्यू पे अगर दो आउटपुट नहीं आते हैं तो वो फंक्शन है। तो हमने x = 3 पे बताया कि एट x = 3 एफ एक्स इज स्क्वायर भी हो सकता है एंड एफ एक्स = 3x भी हो सकता है। ठीक है, तो हम 3 इन दोनों में डाल के देखते हैं। अब हमने f3 यहाँ रखा तो हमें 3 का स्क्वायर 9 मिला, एंड जब हमने इसमें 3 रखा f3, तब भी बच्चों हमें 9 ही मिला। मतलब ये 3 एक वैल्यू थी और इसकी दो दो जगह से सेम ही आंसर आ रहा है। अब आप 0 से 1 2 3 रखोगे तो वो तो एक्स स्क्वायर में आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि अलग एक डेफिनेशन से तो अलग वैल्यू ही मिलेंगी। दो डेफिनेशन से सेम वैल्यू मिलने का चांस हो जाता है। तो हमने कहा एट 3, ठीक है, 3 की वैल्यू के लिए दोनों में सेम वैल्यू है। एफ एक्स मतलब एट x = 3 एफ एक्स, एफ एक्स है, एफ एक्स इज सेम सेम इन एक्स स्क्वायर एंड 3x, therefore एफ एक्स इज अ फंक्शन। ठीक है, ये हमारा एक
फंक्शन हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास सेम आ गई। ठीक है, अब बात दूसरे वाले की करते हैं बच्चों। सेकंड में भी आप ध्यान से अगर देखो, 2 एक ऐसी वैल्यू है, 2 का वैल्यू एक्स स्क्वायर में भी आ सकता है और 2 3x के लिए भी है। यहाँ भी हम यही लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू 2। एफ एक्स की दो वैल्यू हो सकती हैं, सॉरी जी एक्स, पर जी एक्स फंक्शन है, तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एंड जो जी एक्स है वो आपका 3x भी हो सकता है। अब हम x का वैल्यू 2 इन दोनों में डाल के देखेंगे और ये चेक करेंगे कि आंसर अलग अलग आ रहा है या सेम आ रहा है। अगर हमने g2 इसमें डाला तो हमें 4 मिला 2 का स्क्वायर, एंड जब हमने यहाँ g2 डाला तो हमें मिला 2 3 जा 6। अब ध्यान से समझो, gx फंक्शन क्यों नहीं है। एट 2 एक ही डोमेन के दो इमेज आ गए। आप देखो ध्यान से, एट मतलब सेम एलिमेंट हैव 2 डिफरेंट इमेज। हम लिखेंगे सिंस सेम एलिमेंट या वैल्यू, सेम एलिमेंट 2 हैव 2 डिफरेंट वैल्यू, 2 डिफरेंट वैल्यू, तो therefore gx is not a function। बच्चों, एक इनपुट से दो आउटपुट अगर आ गए तो वो फंक्शन नहीं होता। हमने जो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें इन्हीं चीज को बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो सीक्वेंस में वीडियो देखिए। आपको अगर नॉलेज लेनी है तो आप सही से चीज़ों को पढ़ो और फिर फाइंड करो, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में भी आएंगी। और अगर आप डायरेक्ट से डायरेक्ट करोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, छोड़िए मत कुछ भी, चीज़ों को निकालिए, सॉल्व करिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो यहाँ एफ एक्स की जगह अगर हम 1.1 रखें तो उसका ये वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ये वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों, ये जो एफ 1.1 का वैल्यू है, तो यहाँ x की जगह 1.1 रख दो, तो 1.1 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, और डेसिमल 2 प्लेस के बाद आएगा तो 1.21 आ जाएगा। और f1 का वैल्यू क्या होता है, f1 मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये 1 ही होगा। ध्यान रहे नीचे f नहीं है, तो नीचे सिर्फ वैल्यू हमें रखनी है। देयरफॉर हमारा जो फंक्शन बना, जो हमारा वैल्यू आया, f 1.1 का वैल्यू 1.21 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, देखो 1.1 में से जब -1 हो जाएगा तो ये बचेगा 0.1। ठीक है, बात समझ में आई। इसमें से भी जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आपका सिर्फ 0.21 डिवाइडेड बाई 0.1। अब ऊपर 2 प्लेस हैं, नीचे 1 प्लेस है, तो हम एक 0 लगा के इसे लाइक डेसिमल चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 21/10। 21/10 को जब आप डिवाइड करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 2.1। ठीक है, सिंपल। नीचे f नहीं है तो नीचे नॉर्मल वैल्यू है, ऊपर f है तो ये वैल्यू fx में रखनी है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीज़ों को समझना है, ऑब्जर्व करना है, हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। डोमेन को बच्चों में कई बार बता चुका हूँ। डोमेन एक ऐसा वैल्यू होता है जो कि फंक्शन को नॉट डिफाइन ना बनाए, एक ऐसा इनपुट जिससे आपका फंक्शन डिफाइन रहे। तो नॉट डिफाइन की प्रॉब्लम तब आती है बच्चों जब किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिनोमिनेटर है
न्यूमरेटर में आप कुछ भी रखो, नॉट डिफाइन नहीं बनता है, गड़बड़ डिनोमिनेटर में होती है। तो हमें यही ध्यान रखना है, इसके डोमेन के लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो आपका क्या होगा, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन, और डोमेन के लिए हमने डोमेन निकालना है। डोमेन के लिए हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर नीचे जीरो आ गया आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और फंक्शन के नॉट डिफाइंड होने का मतलब है आपका फंक्शन ही नहीं है, तो उसका डोमेन नहीं आएगा। डोमेन वो वैल्यू होती है जो फंक्शन में रखी जा सके, जिसे रखने से एक सही आउटपुट आए। तो ये छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम जल्दी से उसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 12 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 8 आए, तो 6 इधर 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 और नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे, तो इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 6 और यहाँ भी आपका माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 6 नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वैल्यू आई x माइनस 6 और x माइनस 2 और नॉट इक्वल टू जीरो। तो बच्चों x की दो वैल्यू आई, मतलब x नॉट इक्वल टू, जब आप इसे जीरो से इक्वेट करोगे, एक 2 और एक 6, मतलब आपको डोमेन अगर निकालना है तो ये दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आप लिखेंगे देयरफॉर जो डोमेन है इज इक्वल टू, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो एक्सेप्ट ये दो नंबर, मतलब ये दो नहीं चाहिए। अगर आप ये दो वैल्यू रखोगे तो इन्हें रखने से आपका डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, जिससे आपका फंक्शन का आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो हमारा ये डोमेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डोमेन और रेंज दोनों निकालने हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है मिसलेनियस के, बड़े मार्क्स में यही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जो मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं वही बड़े मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें ध्यान से करो, हार्ड नहीं है, आपके पास नोटबुक होना चाहिए, आप ध्यान से देखते रहिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए इसका डोमेन और रेंज निकालने के लिए सबसे पहले डोमेन निकालना होता है, उसी के बाद रेंज निकलती है। हमें ये तो पता चले कि हमें इसमें क्या रखना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा फंक्शन है अंडर रूट, और अंडर रूट में बच्चों जैसे कोई भी फंक्शन अंडर रूट में है तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अंडर रूट में जो भी वैल्यू है ना वो आपकी निगेटिव नहीं होती। बस इसी चीज़ को आप उठा लो। हमें डोमेन लिखना है, फोर डोमेन, फोर डोमेन, फोर डोमेन। आप इसे बताइए कि ये जो x माइनस 1 है दिस शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो आपने कंडीशन बता दी कि ये कंडीशन होनी चाहिए, बस इसी से जो x आएगा आपका वही डोमेन हो जाएगा। तो देयरफॉर इस वन को बच्चों जब राइट में लाएंगे तो x शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया? तो यही डोमेन है। देयरफॉर डोमेन क्या हुआ? डोमेन हुआ x का वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर। तो 1 या 1 से ग्रेटर क्या होगा? क्लोज इंटरवल में 1 लिखिए, और ग्रेटर तो कोई लिमिट ही नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है। ठीक है, तो ये डोमेन हो गया। जब हमें ये पता चल चुका है कि आप x का वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे, तो बच्चों इसमें एक बारी 1 डाल के तो देखो। रेंज के लिए हम रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज के लिए जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। देखो आपको जब डोमेन पता चल जाता है तभी आप रेंज निकाल पाते हो। तो आपको ये पता चल गया कि मेरे को वैल्यू 1 से रखनी है, तो अगर इसमें मैं 1 रख के देखें तो मुझे स्टार्टिंग वैल्यू से पता चल जाएगा f1। f1 रखने से देखो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आप कोई भी वैल्यू रखो f2, फिर आपका धीरे धीरे वैल्यू 1 से, जीरो से बड़ा ही आएगा, जीरो से छोटा कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप निगेटिव वैल्यू रख नहीं सकते, आपको लिमिटेशन पता है। 1 या 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे, और 1 रखने से जीरो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सारी वैल्यू ग्रेटर ही आएंगी। ठीक है, तो हम ये बताएंगे उसको, देखो कंडीशन समझो, जीरो आ गया हमारा, तो हम लिखेंगे
हम लिखेंगे फोर, फोर ये या तो ये लिख दो या फिर ये कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 1, फोर x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 fx इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। देयरफॉर जो रेंज है वो हो गई आपकी 0 से लेके और कहाँ तक, नॉट डिफाइंड तक, कितनी भी बड़ी हो सकती है। ये आपका बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बता दिया। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमसे मॉडुलस फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में डोमेन, देखो यहाँ कोई डिनोमिनेटर तो है नहीं, ये जो आपका एफ एक्स है ये है मॉडुलस x माइनस 1, ठीक है। x का क्या वैल्यू रख सकते हो आप इसमें, क्योंकि यहाँ कोई अंडर रूट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो आप x का कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो जब कोई भी वैल्यू रख सकते हो तो हम ये लिखते हैं डोमेन के लिए, फॉर डोमेन हम लिखेंगे fx इज डिफाइंड, स्टैंडर्ड लैंग्वेज बता रहा हूँ, fx इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए यहाँ नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा, कुछ भी रख सकते हैं। देयरफॉर आपको पता चल गया डोमेन क्या है, डोमेन है आपका रियल नंबर, ठीक है। या तो रियल लिखो या बच्चों इसके लिए आप माइनस इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक रख सकते हो। बात समझ में आई आपको। तो ये दो कंडीशन है, चाहे तो आप इसमें रियल लिख दो या फिर ये लिख दो, दोनों सेम ही मीनिंग है। ओके, अब बात करते हैं रेंज की। फॉर रेंज देखो बच्चों, आपको ये तो पता चल चुका है कि आप कुछ भी रख सकते हो, पर ये जो मॉडुलस फंक्शन है ना, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है वैल्यू को पॉजिटिव करना। तो इसमें जीरो तो आ सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा, देखो एफ एक्स है मेरे पास बच्चों, एफ एक्स है मेरे पास x माइनस 1, अगर मैं x का वैल्यू 1 रखूंगा तो 0 आ जाएगा। पर क्या 0 से छोटी वैल्यू कभी आएगी, निगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, ये कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये मॉडुलस फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू वैल्यू देगा हमेशा, तो 0 दे सकता है ये, तो ये हमें पता चल गया। तो हम लिखेंगे फोर x बिलोंग्स टू रियल नंबर fx इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। 0 आ सकता है या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, आप रख के देखो एक आध वैल्यू तो आपको पता चल जाएगा। उसे आप चाहो तो एग्जामिनर को भी रख के दिखा सकते हो। देखो f1 आपने रखा तो 0 आया, f -2 रख के देखो, -2 रखने से -3 हो जाएगा, तो मॉडुलस के अंदर जब -3 डालोगे तो +3 करेगा, इसका काम ही प्लस करने का है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि डोमेन इसका पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। देखो सिंपल तरीके से मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा रहा हूँ, हार्ड नहीं है, बस आप ध्यान से समझते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिए इसको भी। एफ एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ खुद ही उसने हमें बोल दिया है कि x बिलोंग्स टू रियल, तो डोमेन उसने खुद ही दे दिया है, ठीक है। ये रियल फंक्शन से लेके रियल फंक्शन तक है, हमें इसका सिर्फ रेंज निकालना है। तो उसने खुद ही बता दिया है कि x बिलोंग्स टू रियल, तो डोमेन तो हमें पता ही है, x बिलोंग्स टू रियल, तो डोमेन तो उसका रियल हो गया। मतलब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो। अब आप कहोगे सर डिनोमिनेटर तो है यहाँ पे, नॉट डिफाइन नहीं होगा क्या? बच्चों नॉट डिफाइन तब होता जब नीचे 0 बनता। अब जब स्क्वायर है नीचे, देखो स्क्वायर होने की वजह से कभी भी निगेटिव वैल्यू आएगी ही नहीं, और जब निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो नीचे कुछ माइनस नहीं होगा, जब माइनस नहीं होगा तो 0 नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो प्लस है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन हमें पता चल गया। तो हम रेंज की बात कर रहे हैं बच्चों इसकी।
जरा ध्यान से समझना। फोर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो आप कोई भी वैल्यू रखो ऊपर और नीचे, एक चीज समझो बच्चों, नीचे का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि देखो स्क्वायर दोनों में सेम है। स्क्वायर ऊपर भी है एक्स स्क्वायर और नीचे भी है एक्स स्क्वायर, बट नीचे एक +1 है, जिसकी वजह से आपका डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर होगा। तो आप कोई भी वैल्यू रखो, फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हम लिखेंगे न्यूमिरेटर, आप पूरा लिखना, न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। किसी भी वैल्यू के लिए ये आपका न्यूमिरेटर छोटा ही रहेगा और नेगेटिव होगा नहीं और 1 आएगा नहीं। ठीक है, अगर हम 0 भी रखेंगे तो देखो 0 तो आ सकता है, 0 रखो आप x की जगह, एक 0 हो सकता है। हाँ, अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 अपॉन समथिंग इज 0 तो हो सकता है। 0 के बाद हर एक वैल्यू छोटी ही होगी। फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर एक्सेप्ट 0। यहाँ पे आप बता सकते हो एक्सेप्ट 0, मतलब 0 आप देख सकते हो, 0 तो आ जाएगा इसमें, बाकी सब केस में ये आपका क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी रेंज की बात करते हैं। देखो चाहो तो एक दो वैल्यू रख के देख लो। f1 क्या आएगा बच्चों, f1 आएगा आपका, देखो 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद f0 रख के देखो, f0 रखने से 0/1 जो कि 0 ही होता है, यानी कि 0 तो आ रहा है आंसर, 0 के बाद 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि 0 तो आ रहा है 1 नहीं आ रहा है, तो रेंज क्या हुई, 0 से 1 के बीच में। देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक। देखो जो आ रहा है उसे क्लोज इंटरवल में डालो और जो नहीं आएगा उसे ओपन में डालो, मतलब 1 नहीं आएगा बस 0 आ जाएगा, तो ये इसका रेंज हो गया। समझाने की बात है, ध्यान से समझाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, f(g)R(r), रियल नंबर से रियल नंबर तक दो फंक्शन है। हमें दिया गया है कि f(x) का वैल्यू है x+1, gx का वैल्यू है 2x - 3, और हमें ये चार ऑपरेशन करने हैं बच्चों, f+g, फिर f - g और डिवाइडेड, हमें ऐड, माइनस और डिवाइड करना है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, देखो f+g और इसको ब्रैकेट में करके ना ऐसे इसके साथ x लगा के इज इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन तो x पे काम करेगा। हमने ये अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़े थे जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। तो ये करता क्या है, दोनों को fx प्लस, क्योंकि प्लस है तो gx, मतलब बाहर x लगा के और इनको सेपरेट कर देते हैं। अब इन दोनों का वैल्यू तो आपको पता ही है, fx का वैल्यू है x+1 और gx का वैल्यू है 2x - 3। तो ये सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। सॉल्व करके कितना आएगा, 3x - 2। तो ये आपका पहला सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकेंड केस पे आओ, f - g और x इज इक्वल टू, इस बार हम लिखेंगे fx - gx। तो fx कितना है, वही देखो x+1, माइनस साइन में थोड़ा ध्यान रखना, माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस के 2x और ये प्लस के 3 इज इक्वल टू, यहाँ से मिला बच्चों हमें -x और +4। ठीक है, ये हमें आंसर मिल गया। दूसरा है हमारे पास f/g, इस बार डिवाइड करना है, तो हम लिख देते हैं f/g और ब्रैकेट में x इज इक्वल टू fx/gx, बस इनको डिवाइड कर दो। fx कितना है हमारा, x+1 डिवाइडेड बाई gx कितना है, 2x - 3, बस यही आंसर है। इसी तरह से हम इनको छोड़ देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, तो हार्ड नहीं है बच्चों, इजी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हमें वैल्यूज़ निकालनी है जो हमें दिया हुआ है।
उसने हमें ये कुछ फंक्शन बना के दिए हैं, रिलेशन भी हो सकते हैं, और इंटीजर से इंटीजर तक fx का एक वैल्यू दिया है उसने। उसने कहा है कि जो fx है वो ax प्लस b है, सम इंटीजर ए बी, डिटरमाइन ए एंड बी, ए और बी को निकालना है। तो ये जो हमें दिया है ना बच्चों इन्होंने कि f1, 1, 2, 3, 0, -1, इसी से समझो। इसका ये मतलब है कि अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो आपको 1 मिलेगा। ये डोमेन होता है ना, और ये रेंज होता है। तो ये बता रहा है कि f1 पे, देखो सॉल्यूशन में समझो ध्यान से, f1 का वैल्यू कितना है, मतलब अगर मैं यहाँ से देखो 1 1 है ना, अगर मैं 1 रखूंगा तो आंसर भी 1 मिलेगा। f1 इज इक्वल टू 1 है। तो इससे ये समझ में आया कि अगर हम यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो बेसिकली a प्लस बी, जब x की जगह 1 रखा तो ये a हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब एक वैल्यू और कोई भी रख लो। देखो अगर हम इस वाले को रखें ना, 0 वाले को, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। वैसे किसी को भी रख सकते हो। f0 पे आंसर हमें पता है, f0 पे आंसर कितना आना चाहिए, -1, क्योंकि ये डोमेन है, ये रेंज है। तो रख देते हैं हम अपने क्वेश्चन में f0 मतलब a की जगह 0, तो ये तो 0 ही हो गया। 0 प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो बच्चों यहाँ से ना आपको b का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया, देयरफॉर b का वैल्यू तो डायरेक्ट -1 मिल गया। अब इस b के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो हमें a भी मिल जाएगा। तो b अगर -1 है तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो बाई वन a इज इक्वल टू, देखो b की जगह -1 रखो, -1 उधर जाके तो +1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है ये अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे समझेंगे जरा ध्यान से। उसने कुछ कंडीशन हमें दी हुई है, पहले क्वेश्चन को समझो। लेट आर बी द रिलेशन, और नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर तक, डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर हैं। अब उसने कहा एक रिलेशन इस तरीके से है कि जो पेयर बनेंगे ए बी, वो क्या है, पहली बात तो ए बी दोनों नेचुरल नंबर रहेंगे। दूसरा, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, ए का वैल्यू बी स्क्वायर के इक्वल है। इस केस में ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या नहीं। मतलब अगर हम सेम वैल्यू को रखें इस कंडीशन में, देखो कंडीशन समझो, कंडीशन है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। वो कह रहा है कि ए मतलब सेम वैल्यू क्या इसमें अप्लाई होगी, सेम वैल्यू का स्क्वायर क्या इक्वल हो सकता है, फॉर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो बच्चों ये साफ साफ दिख रहा है हमें फॉल्स है ये। हम लिखेंगे फॉर, देखो हम दो सेम वैल्यू लेते हैं, कोई भी ले लो, 2 ले लेते हैं, फॉर 2, 2। देखो दोनों के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। वो कंडीशन उसी तरीके से लेनी है, नेचुरल नंबर है तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उनकी बात को मान लिया हमने। और ये सेम एलिमेंट को यहाँ रखें अगर हम, मतलब क्या 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, नो। एक भी अगर फॉल्स है तो आप बता सकते हो, तो देखो ये फॉल्स है, 2 का स्क्वायर 2 के इक्वल तो नहीं होता। कंडीशन हमने वही ली जो उसने कही, तो उसके हिसाब से आप 3 लोगे तो भी फॉल्स है। ये एक जगह ट्रू होगा बस 1 पे, तो हर जगह तो ट्रू नहीं है ना। ट्रू वो होता है जो सब केस में ट्रू होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। अब दूसरे पे आ जाओ, देखो आप सेकंड में भी उसने कहा, सेकंड में ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर कंडीशन वही है नेचुरल नंबर है, अगर ए और बी रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो बी और ए भी बिलोंग करने चाहिए। कहने का ये मतलब है अगर a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो b इज इक्वल टू भी ए स्क्वायर होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो हमें ट्रू लेके चलनी पड़ेगी, एक हम चेक करेंगे। तो एक हम ऐसे एलिमेंट लेते हैं जो ट्रू हो, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे के स्क्वायर हो। तो हम लिखते हैं 4 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। हमने कहा कि 4 2 रिलेशन को बिलोंग करते हैं। क्यों करते हैं, इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। देखो ट्रू है ना, एक चीज हमने उनके हिसाब से मानी जो उन्होंने कहा, तो क्या इसका ये मतलब है कि ये रिवर्स भी ट्रू है। हम लिखेंगे बट
बट 2,4 ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करते हैं। 2,4 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों क्यों नहीं करते हैं, अब आप उसे बताओ कि भाई 2 कभी भी इक्वल नहीं है 4k² के। वो तो ये कह रहा था अगर इधर से ट्रू है तो इधर से भी ट्रू है, अगर दोनों ट्रू हैं तो ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये भी बच्चों फॉल्स हो गया और पहला वाला भी फॉल्स हो गया। ठीक है, अब एक कंडीशन और है, उसे भी देख लेते हैं हम जल्दी से, वो भी हमारी ट्रू होगी या फॉल्स, इस पे देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है, ये 12th में पढ़ेंगे बच्चों हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव रिलेशन के टाइप हैं, तो यहाँ तो उतना नहीं है पर 12th में बहुत अच्छे से इनको पढ़ेंगे। देखो इस बार उसने कहा कि दो कंडीशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये दो ट्रू हैं, इसके हिसाब से चेक करो कि थर्ड ट्रू है या नहीं। मतलब ए बी ट्रू है। देखो इसे ऐसे समझो कि वो ये कह रहा है कि अगर a इज इक्वल टू बी का स्क्वायर और b इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, तो क्या a इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, क्या ये ट्रू है? तो ट्रू चेक करते हैं। तो यहाँ हमें दो कंडीशन ऐसे लेनी पड़ेंगी बच्चों जो ट्रू हो। तो देखो मैं ऐसे लेता हूँ, देखो 16,4 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड, जहाँ से ये खत्म हुआ ना, देखो ए बी तो बी सी, तो 4 से स्टार्ट करेंगे। 4,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। दो कंडीशन हमने ऐसे लिखी जो ट्रू है। कैसे ट्रू है, हम इसे बता रहे हैं कि ट्रू कैसे है। ये हमने इसको लिखा कि 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, देखो ट्रू है, एंड 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। बट जो लास्ट का नंबर है वो फर्स्ट के इक्वल थोड़ा ही है, बट 16,2 ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि 16 नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये भी बच्चों हमारा फॉल्स हो गया। फॉल्स के लिए आपको एक कंडीशन लिखनी होती है, फॉल्स तो फॉल्स ही है, जब फॉल्स है तो आप उसमें एक एग्जांपल दे दो और आपका वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि भाई ये चेक करो, आपको ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी दिया हुआ है 1 5 से 11 16। अब ये एक रिलेशन दे दिया उसने, तो आपको ये बताना है कि ये ट्रू है। पहले केस में f इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। f इज अ रिलेशन। देखो रिलेशन के लिए बच्चों कोई कंडीशन नहीं होती, पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट से अगर बिलोंग करते हैं तो वो रिलेशन तो होता ही है। ठीक है, तो 1, देखो 1 पहले सेट का एलिमेंट, 5 दूसरे सेट का एलिमेंट, ये क्या है एकदम बिलोंग कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये तो फिर हमारे वो हो गए, रिलेशन हो ही गए। तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको मैं तुम्हें मैपिंग के थ्रू बताता हूँ, जिससे तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आएंगी चीज़ें। मैं ना दो वो बना लेता हूँ सर्कल, एक तो ये मैंने बनाया और एक और बना लेते हैं, एक ये हमने बनाया। तो इसमें पहले एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 और इधर है भाई हमारे 5। मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो ये बना रहे हैं, देखो ये 5 9, हो सकता है सारे हों पर ये मेन ध्यान रखना है, 5 9 5 9, फिर 1 1 के बाद 5 5 तो आ चुका है, 5 और 11। ठीक है, तो रिलेशन के लिए बस ये देखना है इनके लिंकिंग, 1 का 5 से है तो ये 1 5 के साथ लिंक हो रहा है, 2 9 के साथ हो रहा है, 2 9 के साथ हो रहा है, ठीक है, 3 1 के साथ हो रहा है, ये भी ठीक है, और 4 5 के साथ हो रहा है, 4 5 के साथ हो रहा है, ये भी ठीक है, और 2 11 के साथ हो रहा है। देखो ध्यान से समझो, 2 11 के साथ हो रहा है। बच्चों ये रिलेशन तो है पर ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये 2 है ना, इसकी दो इमेज बन गई। फंक्शन में एक खास कंडीशन है कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो रिलेशन तो ये है, सारे सेट के हिसाब से कंडीशन ट्रू हो रही है, तो रिलेशन तो ये है, बट ये आपका फंक्शन नहीं है,
फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि देखो रिलेशन क्यों है, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर के ही सबसेट है। तो रिलेशन का रीजन क्या लिखोगे, इसमें लिख देना आर इज ए या एफ इज अ रिलेशन। पहला पार्ट है एफ इज अ रिलेशन, एफ इज एफ इज एफ इज द सबसेट, एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखो ए क्रॉस बी अगर हम इन सबके पेयर बनाएंगे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसी में से आएंगे ये। तो ये सबसेट है तो इसलिए रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या ये फंक्शन है, तो हम लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए f इज नॉट अ फंक्शन, f इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन को fn भी कर देते हैं, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, नॉट अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब रीजन क्या दोगे, क्यों नहीं है, हम लिखेंगे since टू हैव टू डिफरेंट इमेज, सेम एलिमेंट टू, जो से टू है उसके दो इमेज है, हम लिखेंगे टू हैव टू इमेजेस। बस एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन तो है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत ध्यान से समझो, सबसेट z क्रॉस z, जो f है आपका ये इंटीजर वैल्यू दी हुई है। अब ये इंटीजर रखने कैसे हैं, रखने ऐसे हैं, पहले तो उन दो इंटीजर का यहाँ प्रोडक्ट होएगा और फिर उन दोनों इंटीजर को प्लस करना है, तो तब पेयर बनेंगे। ए और बी दोनों इंटीजर रखने हैं और रखने के बाद जो पेयर बनेंगे वो चेक करने हैं कि वो रिलेशन हो, वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो बच्चों एग्जाम्पल जब दूंगा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगी। तो मैंने क्या लिया, देखो इसको सॉल्यूशन में डालने के लिए मैंने किया लेट a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 1। देखो ध्यान दो, a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 1, ये क्या है, दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, हमने बता दिया a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू z, हमने अलग कंडीशन नहीं ली, इंटीजर लिए। अब इसके हिसाब से पेयर बनाते हैं, देयरफॉर ए बी कॉमा ए प्लस बी, जो पहला एलिमेंट बनेगा बच्चों वो इनका प्रोडक्ट करके बनेगा, यानी कि 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, और यहाँ जो रेंज बनेगी वो प्लस करके बनेगी, 6 + 1 7। बात समझ में आई। अब फिर से समझो, लेट, इस बार मैंने a को लिया 3 और b को लिया मैंने 2। ठीक है, इस बार भी मैंने बता दिया कि मैंने जो a b लिए हैं वो बिलोंग्स टू z है। तो जरा बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को, इस बार जो मैं पेयर बनाऊंगा ना ए बी कोमा ए प्लस बी इज इक्वल, देखो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट 6 ही होगा, बट सम क्या होगा 3 + 2 5। अब मेरी बात ध्यान से समझो, देखो ये पेयर और ये पेयर दोनों में डोमेन सेम है, दोनों में बच्चों डोमेन सेम है, बट रेंज अलग अलग है। 6 का एक इमेज 7 बन रहा है और 6 का एक इमेज 5 बन रहा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो हम लिखेंगे सिंस 6 हैज 2 इमेज, since 6 has 2 image, therefore it is not a function, it is not a function। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है अच्छे से। एक बार इसको बैक करके फिर से देखो, क्लियरिटी हो जाएगी। अब बच्चों एक क्वेश्चन और है, आई थिंक ये लास्ट ही है, 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। वो हमसे कह रहा है, अरे ऊपर भाग गया, वो हमसे कह रहा है कि भाई ये जो कंडीशन हमें दी हुई है कि a इज इक्वल टू, ये a इज इक्वल टू
एलिमेंट है हमारे पास 9, 10, 11, 12, 13। हमें क्या करना, f एक फंक्शन है a से लेके n तक। कंडीशन ये है कि जो आप बनाओगे ना, n में क्या रखोगे आप, 9, 10, 11, 12, 13, पर जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आना चाहिए, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, उसके हिसाब से रेंज बताओ। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो fn क्या है हमारा, fn ये रखेंगे और रिजल्ट क्या आएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो हम 9 रखते हैं, f9। जब 9 को प्राइम फैक्टर करोगे बच्चे तो हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी, 3। ठीक, उसके बाद आप 10 रखो, f10, 10 के फैक्टर में हाईएस्ट प्राइम क्या आएगा, 5, 5 टू 10। फिर आप 11 रखो, 11 तो खुद प्राइम नंबर है, 11 ही आएगा। उसके बाद बच्चों आप 12 रखो, 12 के फैक्टर होंगे 3, 4 जा 12, तो 3 प्राइम फैक्टर आएगा हाईएस्ट। उसके बाद आप 13 रखो, f 13 खुद एक प्राइम है, तो ये 13 आ गया। अब बच्चों यही रेंज है, ये जो प्राइम है यही रेंज है, देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, इनको आप बस ब्रैकेट में लिख दो भाई, 3, 3, 5, 3, 5 और क्या क्या है, 11, 3, 5, 11, 13, बस ये हमारी हो गई रेंज। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, क्योंकि हमें इन्हीं को दिखाना था बस, 3, 5, 3, 5, 11, 13, ये हमारी रेंज हो गई। बस ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए बच्चों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया, आप ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताइए। मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियोस देखने के लिए एक नोटबुक हाथ में रखो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सिलेबस हार्ड नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करनी है। अच्छी लगी तो भी कमेंट करके बताओ, और कुछ डाउट है तो भी मुझे कमेंट करके आप बताना, ताकि मैं उनको आगे और सही कर सकूं। देखो बच्चों, टीचर को एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं, बस आप हमें बताइए जिससे हम बेस्ट से बेस्ट मेथड आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अब मिलते हैं हम आपको चैप्टर नंबर 3 में, टिग्नोमेट्री में। टेक केयर, और आप बने रहिए हमारे साथ।